सियालकोट से रखते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ एक कौल मंसूब है कि इक़्तिदार इंसान को बदलता नहीं है, तब्दील नहीं करता, बल्कि बेनकाब करता है। मतलब कि उसके चेहरे से नकाब उतर जाता है। कुछ ऐसा ही मामला सियालकोट की सिटी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हुआ, जहां पर कुछ फैमिलीज़ फ़िल्म देखने के लिए गई हुई थीं। उन फैमिलीज़ के साथ कुछ लड़के भी थे उनके घर के। वहाँ पर नौशीन इफ्तिखार साहबा तशरीफ़ लाई फ़िल्म देखने के लिए। सियालकोट की सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके अंदर जो सिनेमा है उसमें, और उनके साथ उनके गार्ड्स थे। गार्ड्स ने उस नौजवान को धक्का मारा। जब नौजवान को धक्का मारा, वो नौजवान अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर कतार में खड़े इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी का, शायद टिकट लेने के लिए या शायद अंदर जाने के लिए। या वो धक्का मारा तो उस नौजवान ने आगे से ये कहा कि आप धक्का क्यों मार रहे हैं। उसने कहा साइड पे हो, पीछे से MNA साहबा आ रही हैं, नौशीन इफ्तिखार साहबा, जो डस्का से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की MNA हैं, और उनके वालिद मुहतरम का इंतकाल हुआ था। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो MNA बनी थी। अक्सर वो नकाब ओढ़े होती हैं हमारी बहन। आज उनका वो नकाब जो है वो बेनकाब हुआ है। मतलब मैं हकीकी मानों में बेनकाब होने की बात नहीं कर रहा, मैं ताकत का उनका, एक तो वो असल में नकाब लेती हैं हमारी बहन, लेकिन जो उनका ताकत का नकाब बेनकाब हुआ है वो आपको भी वीडियो में दिखाते हैं। कि जैसे ही उस नौजवान ने ये कहा कि अगर MNA हैं तो ठीक है, हम भी यहाँ फिल्म देखने आए हैं, तो आप हमें धक्का क्यों मारते हैं। उसके बाद की ये कन्वर्सेशन मेरी, आप ऐसे ही समझिए कि जो वहाँ लोग मौजूद थे जिनके साथ ये सारा हादसा हुआ, आप ऐसे ही समझिए जैसे मेरी उनसे बातचीत हुई हो। तो उसके बाद गार्ड ने तो जो करना था, जो मोहतरमा नौशीन इफ्तिखार साहबा हैं वो आपे से बाहर हो गई, नकाब उतर गए और वो हमलावर हो गई उन नौजवानों के ऊपर। और पीछे उनके साथ जो दूसरी खातून थी वो उन्हें पीछे से आवाज़ें दे रही हैं कि नौशीन बस कर दो, नहीं करो। और नौशीन साहबा बिल्कुल ऐसे ही पड़ी हैं जैसे पाकिस्तानी J-10C जो हैं वो इंडियन राफेल को पड़े हैं। बिल्कुल इसी बर्क रफ्तारी के साथ नौशीन इफ्तिखार साहबा जो हैं वो उन जो बेचारे वहाँ पर निहत्ते नौजवान अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने आए थे, जिनको पहले नौशीन साहबा के ड्राइवर धक्के मारते रहे हैं, और उसके बाद जब उसने सिर्फ इतना कहा कि हम भी यहाँ फिल्म देखने आए हैं और पैसे देकर टिकट ली है, तो इन्होंने कहा कि ये कौन है जिसको तमीज़ नहीं है बात करने की। ये ज़रा वीडियो देखिए। तमीज से बात करना तो तमीज से करने दो। चला तमीज ही नहीं है। देख लिया आपने। तो ये ताकत इस तरीके से, आप अक्सर कहते हैं ना कि मिडिल क्लास के लोगों को, अब ये नौशीन इफ्तिखार साहबा मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से होंगी, कोई ऐसा थोड़ी है कि ये पीर बगाड़ा साहब के ख़ानदान से हैं कि कोई फ्यूडल हैं। तो शायद इनके वालिद साहब का नाम इफ्तिखार शाह साहब था और ये नौशीन इफ्तिखार साहबा हैं, और दूसरी दफ़ा MNA बनी है। और ज़रा गौर की कर लीजिए कि किस तरीके से उनके सर को चढ़ी है वो ताकत। तो इस तरीके से सरों को चढ़ती है। और वो फिल्म भी बिल्कुल हमारी बहन का बिल्कुल पूरा हक है कि जैसे बाकी सब लोग फिल्म देख सकते हैं, वो भी देख सकती हैं, 100 दफ़ा देखने जाएं। लेकिन अगर अपने गार्ड्स को थोड़ी तमीज़ दे देंगी, और गार्ड भी तभी तमीज़ करते हैं जब उनको पता हो कि आप में थोड़ी सी ह्यूमिलिटी है, आप लोगों का एहतराम करते हैं, जो आप अपने गार्ड्स को सिखाएंगे वही वो दूसरों के साथ करेंगे। तो बहरहाल ये एक सिचुएशन थी जो आपके सामने रखनी है। ये कोई नई तो नहीं है वैसे, आपको पता है हाल ही में जो सियालकोट के अंदर समड़ियाल में इलेक्शन हुआ, वहाँ पर तो जो उनकी उम्मीदवार थी उन्होंने तो बाकायदा फील्ड मार्शल साहब की तस्वीर लगाकर अपनी इलेक्शन कैंपेन की थी। तो जब फील्ड मार्शल साहब इस तरह पीछे, तो नौशीन इफ्तिखार साहबा भी तो अपने आप को ब्रिगेडियर ही समझती होंगी। अगर वो MPA कर्नल हैं या मेजर हैं तो ये तो फिर उस हिसाब से ब्रिगेडियर हुई। तो अब ब्रिगेडियर साहबा को अगर किसी ने वहाँ पर रोका है तो फिर उन बच्चों को धक्के शक्के पड़ने तो बनते थे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पहुंचे हैं जिले शाह के घर। जी हाँ, ये बिल्कुल वही IG पंजाब हैं जिनकी पुलिस ने इन्हीं की सरबराही में जिले शाह को अगवा किया था। जिले शाह एक बच्चा था विद स्पेशल एबिलिटीज़, और उसको उसके जो प्राइवेट पार्ट्स थे उसकी दोनों टांगों के दरमियान उनको क्रश कर दिया गया था। ये उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। सर्विसेज हॉस्पिटल का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिन डॉक्टर्स ने भी पढ़ी थी वो लर्ज उठे थे। जितने भी डॉक्टर्स के साथ मेरी उस वक्त बात हुई थी वो लर्ज उठे थे। वो कह रहे थे कि हमने इस तरह के तशद्दुद की पहले कोई भी मेडिकल रिपोर्ट हमने कम अज़ कम नहीं देखी। उसके प्राइवेट पार्ट्स को क्रश कर दिया गया था, उसके जिस्म पर जगह जगह तशद्दुद के जो हैं वो उसकी हड्डियाँ तोड़ी हुई थी सारी की सारी। और वो एक स्पेशल बच्चा था, उसको कत्ल किया था पंजाब पुलिस ने। जाहिर है उसमें उस्मान अनवर और उस वक्त की सारी लाहौर पुलिस सब शामिल थे। अब उस्मान अनवर जो है उनका गिल्ट है या जो भी है, वो बार बार मुड़ मुड़ कर जिले शाह के घर जाते हैं। शायद नींद ना आती होगी, कुछ
ख्वाब में उनको कुछ नदामत होती हो, मुझे नहीं पता। लेकिन ज़िले शाह के घर पहुँचते हैं बार बार। ज़िले शाह की वालदा और ज़िले शाह के वालिद की एक वीडियो माजी में आ चुकी है, जिसमें वो सीधा बता चुके हैं कि उनको प्रेशराइज़ करके ये बयान दिलवाए गए थे कि उन्होंने किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं करनी। मुझे याद है ज़िले शाह की FIR भी नहीं होने दी गई थी, और FIR से पहले ही उनके घर वालों से जो है वो बयानात अपनी मर्ज़ी के प्रेशर डाल के ले लिए गए थे। अब ये वहाँ पहुँच रहे हैं, इसको आप इनके अंदर का गिल्ट कहें या ये जो भी आपने कहना है, आप बेहतर एनालिसिस कर सकेंगे मेरे से। लेकिन ये तो तय है कि इस ज़िले शाह बेचारे के कत्ल में, उसकी शहादत में, जिस तरीके से उसको शहीद किया गया था, ज़ाहिर है उस्मान अनवर के भी दामन पर, हाथों पर उसका खून लगा हुआ है। अब जो कातिल है वो मकतूल के घर जाके उसके वर्सा को मिल रहा है। ज़ाहिर है वो बेचारे IG पंजाब आएगा तो वो क्या करेंगे? अगर वो आगे से रिसीव नहीं करेंगे तो फिर उनमें से कोई एक और ज़िले शाह की तरह का उसकी किस्मत बना दी जाएगी। अगली खबर इसी से रिलेटेड आपको एक वीडियो फुटेज दिखाते हैं, बल्कि ऑडियो सुनवाते हैं। जब ज़िले शाह की शहादत हुई थी, ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर था वो, खान साहब की जो रहाइशगाह है ज़मान पार्क, उसके बाहर वो रहता था, हमेशा लोगों को मोटिवेट करता था। वो वहाँ पर तराने पार्टी के जो हैं नगमे, उनके ऊपर रक्स भी करता था। मैंने जैसे आपको बताया कि वो स्पेशल बच्चा था। तो उसकी जब शहादत हो गई थी तो उसके बाद की ये वो ऑडियो है जो लीक हुई थी, जिसमें मरियम नवाज़ मशवरा कर रही हैं परवेज़ रशीद साहब से कि ज़िले शाह की शहादत को अब हमने कैसे इस्तेमाल करना है अपने लिए। ये तो नैरेटिव, इस पर क्या बिल्ड करना है, ये हमारे खिलाफ ना चला जाए, हम इसे अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़रा सुन लीजिए। ये जो सवाल है, वो जो कहते हैं, जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सना किसी हादसे में उनकी डेथ हुई। और मैंने ये भी सुना है कि जो PTI के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। नहीं अंकल, वो एंगल नहीं है। नहीं अंकल, वो एंगल नहीं है। एंगल ये है कि ये आपने सुन लिया, ये चीफ मिनिस्टर साहबा जो हैं ये उस नैरेटिव को परवेज़ रशीद साहब से पूछ रही हैं कि अब इसका नैरेटिव क्या बनना चाहिए, मेरे ख्याल में ये बनना चाहिए, वो कह रहे हैं ये बनना चाहिए। अब आप ये समझ लीजिए कि जो उस्मान अनवर है वो उसी रेफरेंस में अभी तक जा रहे हैं। ये वो नैरेटिव की गेम है, इस नैरेटिव को ये अपने हाथ में करना चाहते हैं। आगे चलते हैं। आज हमने एक और ही मंजर देखा है, हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं इंडिया के साथ जंग के बाद। तो पहले तो इक्का दुक्का ऑफिसर आते थे, मतलब हमने ख्वाहिश की थी, याद कीजिए DG ISPR साहब से, उन्होंने हमारी उस टाइम ख्वाहिश मान ली, पता नहीं उन्होंने मानी किसी और ने मानी, ये मैं नहीं पता। याद कीजिए हमने कहा था कि क्योंकि एयरफोर्स की जंग है तो एयरफोर्स के ऑफिसर को भी लाकर बिठाया जाए। तो एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद को लाया गया था और फिर अवाम ने उनकी बहुत ही पजीराई की थी, करनी भी थी क्योंकि एयरफोर्स की जंग लड़ रही थी। लेकिन वो जंग तो एयरफोर्स ने लड़ी, उसके बाद फील्ड मार्शल हम खुद बन बैठे। अब वो एयरफोर्स की सताइश क्या हो गई, अब हमने एयरफोर्स को माइनस कर दिया है। अब पूरी पलटून आके बैठ गई है टेलीविजन के ऊपर। पलटून हमारी अपनी है, उनसे हमें मसला नहीं है। पलटून बेचारों वालों का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो हमारे अपने भाई हैं, उनकी तो जहाँ ड्यूटी लगी वो आके बैठ गई। लेकिन ज़रा हालात देखें हमारे चौधरी साहब के कि उन्होंने पूरी की पूरी पलटून को जो है वो TV प्रोग्राम्स पर भेज दिया है। ये जो TV प्रोग्राम है ये Jio TV का प्रोग्राम है, मज़ाक का प्रोग्राम है, और उसमें पूरी यूनिफॉर्म्स के अंदर कुछ नेवी वाले भी बिठाए हुए हैं, लेकिन बाकी तमाम के तमाम मिलिट्री के आर्मी के जो जवान और अफसरान को बिठाया हुआ है। और उनमें एक अफसर साहब ये भी कह रहे हैं कि आपको मेरी शक्ल से डर नहीं लगता। तो ताबिश साहब जो उसके एंकर हैं प्रोग्राम के, वो कहते हैं नहीं, आप हमारे अपने फौजी हैं, आपसे मुझे कैसे डर लग सकता है, तो हमारे अपने मुझे नहीं लगता। उन्होंने कहा नहीं, देखें मेरी शक्ल कितनी खौफनाक है, आपको मुझसे डर लगना चाहिए। आपको मेरे से डर लगेगा तो तब दुश्मन को मेरे से डर लगेगा। ये जरा सुनिए। उसको देख के डर जाए, आप देख के डरे ना मुझसे। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। नहीं डरे ना, नहीं मैं आपका दुश्मन ही नहीं। नहीं बात सच्ची बताएं। मैं तो ऐसी हूँ, दुश्मन थोड़ी नहीं, हूँ। अगर आप अपने होकर थोड़ा सा दहशत ज़दा हो गए तो सोचो जो मेरे मुल्क और मेरी कौम का दुश्मन होगा उसकी क्या हालत है। ये बात आपने ठीक। सुन ली आपने बातचीत। अब जरा गौर कीजिए कि जब ये ट्रेनिंग है, ये माइंडसेट हम अपने अफसरान का बना रहे हैं आगे से ताबिश, क्योंकि जो मज़ाक के लोग होते हैं ना वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनमें मज़ाक की कोई सेंस होती है या मज़ाक की जिनके अंदर कैपेसिटी होती है, वो मेरे नज़दीक तो आम लोगों से बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होते हैं। वो फिलबदी जवाब देने में उनका कोई सानी नहीं होता। और ताबिश माशाल्लाह काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी है। जब उन्होंने ताबिश को कहा कि आपको मेरे से डर नहीं लगता, तो उसने फिलबदी कहा कि आप तो हमारे अपने आप से क्यों डर लगे। अब उन साहब की ट्रेनिंग देखेंगे कितनी मोटी अकल है, कैसी ट्रेनिंग हुई है कि वो फिर भी एडमेंट है और इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपको हमसे डर लगना चाहिए, आपको लगेगा तो दुश्मन को लगेगा। जब तक आपकी ट्रेनिंग ये है कि आपसे किसी को भी डर लगेगा, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि फिर मामला किस तरफ है।
काश आपकी ट्रेनिंग ये हो कि आपके अपने शहरी जो हैं वो आपको पीस और अमन के तौर पर देखें और दुश्मन को आपसे डर लगे। लेकिन वो कह रहे हैं देखें मेरी शक्ल कितनी खौफनाक है, आपको भी मेरे से डर लगना चाहिए। तो अब एयरफोर्स बेचारी जो है जिसने जंग लड़ी है उसको हमने बिल्कुल ही जो है वो पिछली सीटों पर भी नहीं बैठने दिया। और हम इतने शायद हमें इतना ज़्यादा क्रेडिट चाहिए कि हम सारे के सारे खुद ही पहुँच गए। चलें, आपकी मर्ज़ी है। बार मुझे याद आ रहा है 2019 में जब पायलट्स ने वो जहाज़, आपको याद होगा अभिनंदन वाला वाक़या, 2 जहाज़ गिराए थे, अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था। तो उस वक्त एक ऐसे ही बहुत बड़ी शख्सियत ने उस वक्त के फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को कहा था कि बस कर दें, एयरफोर्स वालों को और कितना उठाना है, काफ़ी हो गया है, बस कर दें। हमारी गवर्नमेंट थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बस कर दें, बहुत हो गया और कितना उठाना है ऊपर। तो जेलसी जो है वो बहुत डीप रूटेड है। चलें, ये तो प्रोफेशनल जेलसी होती है, इसमें कोई इतनी बुरी बात भी नहीं, अगर है भी तो इतनी कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात मीन ऑन सरफेस तो है, लेकिन चलें प्रोफेशनल जेलसी समझ आती होती है, मौजूद होती है, ये एक रियलिटी है लाइफ की, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ज़रा चेक कर लीजिए कि एक तरफ इमरान खान को ईद नहीं हम पढ़ने दे रहे और उनकी ईद पर पाबंदी लगाई है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये सिर्फ इमरान खान साहब को ही अकेले ईद पढ़ने पर पाबंदी नहीं लगी, और लोगों पर भी लगी है। अब आप सोचते होंगे पाकिस्तान में और किस पर लगी है? पाकिस्तान में नहीं लगी, इंडिया में मकबूजा कश्मीर के अंदर मीर वाइज उमर फारूक साहब को नमाज नहीं पढ़ने दी इंडियन आर्मी ने, उन्होंने उन पर पाबंदी लगाई है। उनको ख़तरा था कि वहाँ पर कोई मामला ख़राब ना हो, तो एक मीर वाइज उमर फारूक के ऊपर ईद पढ़ने की पाबंदी लगी है मकबूजा कश्मीर में, जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम है, और दूसरी तरफ पिंडी में इमरान खान साहब के ऊपर ईद पढ़ने पर पाबंदी लगी है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये सामने आई हैं। इंडिया ने सिख यात्रियों को गुरु अर्जन देव जी के जो उनका अहम दिन है, उनकी रसूमात के लिए पाकिस्तान आने से रोक दिया है। ये जाहिर है नज़ला इंडिया ऑलवेज सिखों पर ही गिराती है बेचारों पर, हालांकि ना उनका कोई लेना देना है, ना वो जंग लड़ना चाहते हैं, उनका मजहबी मकामात हैं, वो उस पर आना चाहते हैं, आप उन्हें उसके लिए कैसे रोक सकते हैं? ये दुनिया के तमाम असूलों के, कवानीन के, ज़ाब्तों के ये ख़िलाफ़ चीज़ है। लेकिन यहाँ कौन पूछने वाला है? मोदी तो इस कदर इस टाइम बावला हुआ है कि वो किसी को भी काटने के लिए, किसी के खिलाफ भी जाने के लिए वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार बैठे हैं। अच्छा, आगे आपके सामने एक और ख़बर रखते हैं। पाकिस्तान के टेलीविज़न पर वैसे तो आजकल अनोखे ही काम हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख में एक बहुत ही अनोखा काम हुआ। अनोखा काम ये हुआ कि दुनिया टीवी की स्क्रीन के ऊपर कामरान शाहिद साहब ने एक प्रोग्राम एंकर किया, और मेरी हैरानी की हद रह गई कि जिसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब को भी मदऊ किया गया। वो बुज़ुर्ग हैं, मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन उनका भी एहतराम नहीं किया गया वहाँ। उनकी मौजूदगी में ऐसी ऐसी मुग़ल्लज़ात बोली गई वहाँ पर, बुशरा बीबी के बारे में, इमरान खान के बारे में, ऐसी ख़वातीन के बारे में जिनका कोई वहाँ डिफेंस देने वाला नहीं था, और अपनी मर्ज़ी की बातचीत की गई। और बातचीत के जो ताने बाने हैं वो सारे जनाब सुहेल वड़ाइच साहब और दूसरे लोगों ने वहाँ पर, ये तबर्रा जवाद अहमद बैठे हुए थे, वो जो बिजली चोरी में अभी हाल ही में पकड़े गए थे, उनकी बेगम के ब्यूटी पार्लर पर शायद बिजली चोरी मीटर शीटर था कोई, तो वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे उस टाइम, बहरहाल वो भी बैठे हुए थे। तो दोनों ने मिल के, सुहेल वड़ाइच साहब ने भी और जवाद अहमद साहब ने भी, बुशरा बीबी पर बिलो द बेल्ट वो हमले कर रहे थे। तो वहाँ पर फ़िज़ा अली जो एक मॉर्निंग शो की होस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, मेरा ख्याल है मॉडल भी रही हैं, उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली इसे हैंडल किया। उन्होंने एक सुहेल वड़ाइच साहब के साथ जो किया है वो मेरी इस समझ से बाहर है कि इतना मास्टर स्ट्रोक उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब के साथ कैसे खेल दिया। और मैं उसमें हैरान इस बात पे हूँ कि मुजीबुर रहमान शामी साहब, क्योंकि बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, वो भी अपनी हंसी कंट्रोल ना कर सके। हालांकि जाहिर है उनके सामने वड़ाइच साहब को तकरीबन, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, लम्या ही पा लिया उन्होंने। लम्या पा के वो दुर्गत बनाई फ़िज़ा अली साहबा ने कि मेरा ख्याल है कि, और उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो हंसें, सांस रोकें, डकार मारें, वो क्या करें बेचारे, मतलब किधर से अपना प्रेशर जो है वो रिलीज़ करें। बस बेचारे पी गए सारा जो कुछ भी था। और वैसे उन्होंने आजकल सब कुछ उतार के पिया ही हुआ है, तो जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं माशाल्लाह। तो खैर जो उन्होंने कह डाला वो मैं आपको सुनवाता हूँ, आप सुन लीजिए और ख़ुद ही फिर हैरान होइए कि हुआ क्या है। ये सुनिए। वड़ाइच साहब, पहले तो ये ठीक है, मगर सच बोलना ये मेरा टास्क है, जरूरी है। आप ना किसी रेस्टोरेंट में या किसी ऐसे बाहर मुल्क में ना किसी वॉशरूम के स्वीपर होते हैं। तोबा भाई तोबा, ये किस आपने कह दिया, किस बुनियाद पे? हाँ, ये सवाल है, ठीक है। क्यों होते? क्योंकि जितनी भी औरतें हैं उनके वॉशरूम में जरूर गए हैं। आप देखें ना, हमें तो ये दिखाया कि वॉशरूम में गए, पीछे तपड़ी लगा के आए हो, पावे तो दवाई डाल के आए हो, हमें क्या पता। वो चीजें हमें नहीं दिखाते। आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि अगर आप दुनिया के किसी और मुल्क में होते तो आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर बाथरूम साफ कर रहे होते। लेकिन इतनी बात नहीं फ़िज़ा अली ने की, आगे भी की। उन्होंने कहा कि बात असल में ये है कि इसकी वजह है, मैंने आपको ये बात कही है, क्योंकि आप जो इंटरव्यूज़ करते हैं एक दिन जियो के साथ, उसमें आप अदाकारों, एक्ट्रेसेस, मॉडल्स के
बाथरूम्स के अंदर घुसते हैं। आपने देखा है कि सोहेल वड़ाइच साहब उनके बेडरूम्स में तो जाते ही जाते हैं, उनके बाथरूम्स में भी जाते हैं। आपको ये एक क्लिप दिखा देते हैं। ये एक ख्वाजा सरा हैं जिनसे वो बात कर रहे हैं और उनसे वो बार बार पूछ रहे हैं कि आपको मर्दों में क्या अट्रैक्शन है। और ये ज़रा सुनिए, मैं उसको एक्सप्लेन करता हुआ भी ज़रा मुझे थोड़ी सी झुरझुरी सी आई है, मतलब मायूब लगी है वो बात, लेकिन ज़रा क्योंकि हमारे सोहेल साहब की खाल थोड़ी मोटी है इन बातों में, वो ज़रा सोचते नहीं हैं। और फ़िज़ा साहबा ने तो कह दिया कि वो आप लोगों के बाथरूमों में जाते हैं तो फिर हो सकता है बाथरूम साफ़ करने जाते हों, तो इसलिए आप कहीं बाथरूम ही साफ़ कर रहे होते जो कुछ आपने हमें दिखाया है। लेकिन वो ख्वाजा सरा साहबा के साथ ये क्या कर रहे थे, ये ज़रा सुन लीजिए। मर्दों की खूबसूरती में क्या पसंद है? मूछें हो, सफेद रंग हो, लंबा कद हो, किस तरह के मर्द अच्छे लगते हैं? उफ खुदाया, हमें शर्म आती है। नहीं बताएं ना, बताएं। मतलब कि ऐसा वो है नहीं ना, मेरी लाइन नहीं है। मैं जस्ट हुस्न की देखा ना, मसलन मुझे गोरा रंग पसंद है, स्मार्ट नहीं, गोरे रंग, स्मार्ट हो, यंग हो, खूबसूरत हो तो अच्छा लग जाता है। फिर आप रोकती हैं अपने जज्बात को? हाँ, मैं रोकती हूँ। जाहिर बात है, मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर जज्बात हैं। जंग होती है और मैंने आपने देखा होगा, शायद ऊपर भी आप बैठे, मैंने अपने रूम में भी कैमरे लगवाए हुए हैं। तो क्यों ये लगवाए हुए हैं? कि अपने ऊपर निगरानी रखने के लिए? अपने ऊपर निगरानी रखने के लिए। इंसान की तन्हाई पाक होनी चाहिए। जिस इंसान की तन्हाई पाक है ना, तो उसको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जज्बात तंग तो करते होंगे। जाहिर बात है, जज्बात तंग करते हैं, जंग होती है, उनके साथ लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ कि इनका कोई हासिल नहीं है। अगर कुछ हासिल वसूल हो तो फिर तो इंसान आगे बढ़ता है। जब हासिल वसूल ही नहीं है तो फिर इंसान को अपने कदम पीछे रोक लेने चाहिए। सुन लिया आपने। तो ये तो एक किस्त है। इससे पहले अदाकाराएं बेड में लेटी हुई हैं और जनाब बेड के साथ बैठ के उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, बाथरूम में घुस गए हैं। बहरहाल ये उनका तरीका है, मीन के उनको यही लगता है कि यही वाला ठीक है। अच्छा, वहाँ पर उन्होंने फ़िज़ा अली साहबा ने एक जवाद अहमद साहब के बारे में भी उन्होंने बात की। बोलती वो बहुत मुझे तो बड़ी भली लगती हैं बोलती हुई, वो जिस तरीके से बोलती हैं फिलबदी बोलती हैं। उन्होंने जवाद अहमद के बारे में भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा आप सिंगर ना होते तो आप धोबी होते। इससे थोड़ी देर पहले उन्होंने उन्हें अशारतन ये भी कहा कि गंदे कपड़े ना पहना करें, उजले कपड़े पहना करें, बदबूदार कपड़े ना पहना करें, नहाया करें। मतलब उन्होंने कहा तो इनडायरेक्ट सीगे में कोई बात और हो रही थी, क्योंकि मेरा ख्याल वो गुस्से में थी जिस तरीके से ये दोनों अशखास, जवाद साहब भी और सोहेल वड़ाइच भी, ख़वातीन के ऊपर हमले कर रहे थे। फिर नकाब की बात हुई कि बुशरा बीबी नकाब क्यों ओढ़ती हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको ओढ़ने दें अगर उनकी इजाज़त है। तो उस पर सोहेल वड़ाइच रुके नहीं, उन्होंने कहा कि आप नकाब ओढ़ के एक्टिंग करें ना। उन्होंने कहा मेरी मर्जी है, मैं नहीं ओढ़ती हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि आप ओढ़ कर करें, फिर हमें पता चले। अगर आप कर लेंगी तो फिर बुशरा बीबी के नकाब को भी आप जस्टिफाई करें। माशाल्लाह, आप ज़रा गौर करें कि सोहेल वड़ाइच साहब की जस्टिफिकेशन क्या है कि बुशरा बीबी का नकाब तब तक आप जस्टिफाई नहीं कर सकती जब तक आप खुद नकाब पहन के एक्टिंग नहीं करती। ऐसे ही अगर कोई बंदा सिगरेट पीता हो तो वो किसी को ना कहे कि यार तू सिगरेट ना पीना, किसी बच्चे को ना समझाए कि बेटा मैं पीता हूँ तू ना पीना, ये बड़ी बुरी चीज़ है। सोहेल वड़ाइच साहब ऐसे तो ना करें। बहरहाल उन्होंने आगे से ये कहा कि मैं कर लूँगी, मैंने कई ड्रामों में काम किया है। तो उधर से कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि अंदर की बात बताएं, आप इन्हें नंगी देखना चाहते हैं। नंगी का वर्ड तो नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि आप इन्हें हिजाब के साथ नहीं बेहिजाब ही देखना चाहते हैं। तो वो ज़रा लफ्ज़ उन्होंने, कामरान शाहिद साहब ज़रा इंटेलिजेंट है इस मामले में, लफ्ज़ों के मामले में, तो उन्होंने लफ्ज़ ज़रा शुस्ता पकड़ लिया। कहने का उनका मतलब वही था जो मैंने पहले कहा। लेकिन उस सारी जो एक मिसोजिनी का पूरा माहौल था, एक सारी बदतमीज़ी का पूरा माहौल था, उसमें फ़िज़ा अली साहबा ने बहुत ही बेहतर कंडक्ट किया। और मैं ये कहूँगा कि इन्हें चारों शाने चित करना जिसे कहते हैं, एक्सपोज करना कहते हैं, वो वहाँ पर हमने होते हुए देखा। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू आया है, बहुत ही दिल हिला देने वाला इंटरव्यू है। वो इस वक्त ज़ाहिर है जो कुछ किया गया, उनकी जिस तरीके से सियासत ख़त्म करवाई गई है, उन पर जो भी मामलात करवाए गए हैं ज़बरदस्ती बयान लेने के, और फिर उनसे सियासत छुड़वा दी गई है किस्म की, वो अपनी वालदा को याद करते हुए रो पड़े इस उम्र में। ज़ाहिर है वो वालदा का तो चले प्यार है, उनको तो याद किया ही होगा, लेकिन ये जो असल उनका दिल टूटा हुआ है, जो उनके साथ हमारे जनरल्स ने किया है इस उम्र में, वो उनको ज़ाहिर है उसका उन्हें गम है, उसकी उन्हें तकलीफ़ है। और शेख रशीद बिलख कर बच्चों की तरह रोना शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें ज़ाहिर है वो खुद नहीं, मेरा ख्याल है कि वो कंप्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे कि उनके साथ हमारे जो जनरल साहबान हैं उन्होंने करके दिया, आसिम मुनीर साहब और दूसरों ने। क्योंकि वो हमेशा, आपको पता, वो तो खुद कहते हैं कि मैं गेट नंबर 4 के साथ मिलकर सियासत करता रहा हूँ, मैं हमेशा
जो है वो GHQ के साथ सियासत करता रहा हूँ, तो उन्हें कभी ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि उनके साथ ऐसे किया जाएगा, लेकिन दोस्तों ने उनके साथ भी ये काम कर दिया, तो अब वो बिलक बिलक कर रो रहे थे। ज़रा गौर कीजिए कि ये मिराज है किसी सियासतदान की, मतलब मिराज का मतलब कि इतने सीनियर सियासतदान जिन्होंने इतने इलेक्शन जीते हों और इस उम्र में वो नेशनल टेलीविज़न पर बिलक बिलक कर रो रहे हों, तो आप ज़रा साइकोलॉजिकल इमोशनल जो इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, जिस तरीके से लोगों की पूरी दुनिया ही लूट ली गई है, उसका इम्पैक्ट आप खुद से सोच सकते हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।